चीन ने ताइवान के आसपास के जल में विशाल सैन्य अभ्यास शुरू किए हैं ताकि द्वीप को स्वतंत्रता की कोशिश से रोका जा सके। चीन ने ताइवान को घेरने के लिए विमान और 19 युद्धपोत भेजे, जिसका उद्देश्य क्षेत्र की पूरी हवाई और समुद्री नाकाबंदी का अभ्यास करना था। चीन ने ताइवान के आसपास अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। शक्ति का भारी प्रदर्शन करते हुए चीनी सेना ने हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें तैनात की, जिससे विश्लेषकों के मुताबिक अमेरिका को किसी भी हस्तक्षेप के खिलाफ संकेत माना जा रहा है। चीन ने अभी अभी ताइवान को चारों तरफ से घेरकर अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया है। सैकड़ों युद्धपोत, जेट, मिसाइल लॉन्चर और तोपखाने की इकाइयों ने यह अभ्यास किया कि ताइवान को दुनिया से कैसे काटा जाए। चीनी सेना ने ताइनान, हुआलियन और ताइचुंग जैसे शहरों पर मिसाइल हमलों का सिमुलेशन वाला एक वीडियो जारी कर खतरे को और स्पष्ट किया। ऐसा कुछ महीने पहले भी हुआ था। दिसंबर 2024 में चीन ने लगभग 90 युद्धपोत और दर्जनों विमान भेजे, जो दशकों में उनका सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास था। अक्टूबर में ताइवान ने अपने हवाई क्षेत्र के पास 125 चीनी जेट और 34 युद्धपोतों को मंडराते हुए ट्रैक किया था। ये अभ्यास पहले देखे गए अभ्यासों से अलग हैं। कुछ गड़बड़ है। समय का चुनाव भी बहुत सोच समझकर किया गया लगता है। इनका लहजा काफी आक्रामक है और जिस तेजी से वे आगे बढ़ रहे हैं वह अब महज ताकत का प्रदर्शन नहीं लगता। ये किसी जबरन कब्जे की तैयारी लग रही है और ये सब चीन की बिखरती अर्थव्यवस्था के बीच हो रहा है। टैरिफ्स के कारण निर्यात प्रभावित हो रहा है, अमेरिकी खरीदार पीछे हट रहे हैं और कारखाने बंद हो रहे हैं। एक ऐसे शासन के लिए जो नियंत्रण पर टिका है, ये एक बुरा सपना है। शी जिनपिंग को ऐसी स्थिति में ला दिया गया है जहां उनके पास कोई अच्छा विकल्प नहीं बचा है। और जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जैसा शासन यह महसूस करने लगता है कि उसकी पकड़ ढीली हो रही है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, तो वह उग्र हो जाता है। यही वह समय है जब आप उसका असली चेहरा देखते हैं। तियानानमेन चौक जैसी हिंसक घटनाएं होती रहती हैं। 2019 में ट्रंप ने चीन पर $200 बिलियन के टैरिफ लगाए। कुछ महीने बाद दुनिया वुहान से आए घातक वायरस से जूझ रही थी। क्या आपको यह याद है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने इनके लिए कभी क्षमा याचना नहीं की। उन्होंने ऐसे आगे बढ़ना जारी रखा मानो कुछ हुआ ही न हो। चीनी निर्यात पर टैरिफ्स का फिर से बुरा असर हो रहा है। कुछ पर 145% तक और कुछ पर 245% तक की बढ़ोतरी हुई है। चीन की तेजी से विकसित सप्लाई चेन अब बिखर रही है। बीजिंग की प्रतिक्रिया समस्या को सुलझाने के बजाय घमंड और चुप्पी भरी रही है, क्योंकि शी की नजरों में चीन अब कोई संघर्षरत अर्थव्यवस्था नहीं है, यह एक महाशक्ति है। जब एक महाशक्ति अपमानित महसूस करती है तो वह चुप नहीं रहती, बल्कि पलटकर जवाब देती है। हालिया उपग्रह चित्र ताइवान जलडमरू मध्य के पार फुजियान प्रांत में एक विशाल सैन्य संचय दर्शाते हैं। इसमें टाइप 63A एम्फीबियस टैंक, PHL-191 एक लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर, टाइप 305 रडार सिस्टम और तेज तैनाती के लिए लॉजिस्टिक्स काफिले शामिल हैं। इलाके में सैन्य ट्रेन यातायात बढ़ा है और तट के निकट के स्टेजिंग जोन हमले के वाहन और मोबाइल मिसाइल यूनिट से भर रहे हैं। ये सभी संकेत रक्षा के विपरीत एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। ये समझने के लिए कि यह क्यों और किस दिशा में जा रहा है, आपको इसकी शुरुआत देखनी होगी। कैसे एक युद्ध, एक क्रांति और एक अमेरिकी चेतावनी ने वह सब कुछ आकार दिया जो अभी हो रहा है। ताइवान चीन का अंतिम हिस्सा है जो माओ नहीं ले पाए और अमेरिका ने यह सुनिश्चित किया कि वह कभी ले भी ना पाए। इस वीडियो में हम चीन और ताइवान के बीच ऐतिहासिक विभाजन को समझाएंगे। चीन कैसे आक्रमण करने की योजना बना रहा है और ताइवान की कयामत की योजना कैसे चीन की सेनाओं को थकाने के लिए बनाई गई है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान को मातृभूमि कहती है, जबकि आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाने वाला ताइवान चीन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से भी पुराना है। हाल ही में हमने ताइवान की राष्ट्रपति का एक क्लिप पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने इस तथ्य को उजागर किया था। उस वीडियो को चीनी बॉट्स ने बहुत रिपोर्ट किया और फिर शैडो बैन कर दिया गया। अच्छा खासा मौका है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बॉट्स इस वीडियो को भी निशाना बनाएंगे। हमारी मदद के लिए कृपया नीचे दिए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं, इससे हमें बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है, शुरुआत से शुरू करते हैं। 1800 के दशक में ताइवान छिंग साम्राज्य का एक हिस्सा था जो मूल रूप से पूरे वर्तमान चीन पर शासन करता था। 1985 में
जापानी सेना ने ताइवान पर कब्जा कर लिया और पहले चीन जापान युद्ध में छिंग सरकार को हरा दिया। ताइवान को जापान को सौंप दिया गया और शिमोनोसेकी संधि के तहत पूरी तरह एक उपनिवेश बन गया। जापान ने अगले 50 वर्षों तक ताइवान पर शासन किया, सड़कों, रेलवे और स्कूलों का निर्माण किया, लेकिन साथ ही द्वीप से चीनी पहचान मिटाने की भी कोशिश की। ताइवान जापानी साम्राज्य के लिए एक आपूर्ति आधार बन गया था, जहां के निवासी कठोर जापानी शासन के अधीन थे। 1912 में रिपब्लिक ऑफ चाइना ने छिंग साम्राज्य को उखाड़ फेंका और मुख्य भूमि चीन पर नियंत्रण किया। सीधे द्वितीय विश्व युद्ध के अंत पर आते हैं। जापान को अभी अभी पराजित किया गया था। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में लंबे समय तक जारी रहने वाले भयानक युद्ध के बाद जापान को हार मानने पर मजबूर होना पड़ा। आत्मसमर्पण वार्ता के दौरान गणराज्य चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के साथ बैठकर मूल रूप से कहा, देखिए, जापान अभी भी ताइवान को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन यह तो चीन का ही हिस्सा है। उन्होंने छिंग साम्राज्य को हराने के बाद ये उपाधि ली। जापान के आत्मसमर्पण की शर्तों पर बातचीत के दौरान अगर ताइवान को गणराज्य चीन को वापस दिलवाया जा सके तो हम कृतज्ञ होंगे। मित्र राष्ट्रों ने जापान की हार के बाद की शर्तों के अनुसार 1945 में ताइवान को गणराज्य चीन को सौंप दिया। द्वीप पर जापानी सेना ने चीनी सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे ताइवान फिर से चीनी शासन के अधीन आ गया। कम से कम कागजों पर तो ऐसा ही था। 1945 में जापान की हार के बाद तय शर्तों के अनुसार ताइवान को गणराज्य चीन को सौंप दिया गया। जापानी सेना ने ताइवान पर चीनी सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे ताइवान फिर से चीन के अधीन हो गया। कम से कम कागजों पर तो ऐसा ही हुआ। उस समय गणराज्य चीन को मुख्य भूमि चीन और ताइवान दोनों पर पूरा नियंत्रण प्राप्त था, जो उस वक्त चीन की सरकार थी। देश को फिर से बनाते समय एक बार फिर अराजकता फैली और पूर्ण पैमाने पर गृह युद्ध छिड़ गया। इस बार यह उनके अपने लोगों से आया। कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका नेतृत्व माओ जेडोंग कर रहे थे, भीतर से उठ खड़ी हुई। वर्षों की भयंकर लड़ाई के बाद माओ की सेनाएं विजयी हुईं। उन्होंने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की, जो बाद में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में जानी गई। इस दौरान रिपब्लिक ऑफ चाइना की पुरानी सरकार ताइवान चली गई, जहां वह चीन के उस आखिरी हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखी जो उनके पास था। माओ पुरानी सरकार द्वारा चीन का एक हिस्सा लिए जाने से नाराज थे, इसलिए उन्होंने ताइवान पर हमला करने का निर्णय लिया, लेकिन वे हार गए। लेकिन माओ ने दूसरे आक्रमण की योजना बनाना शुरू कर दिया। वे तट पर सेना जुटाने और सही मौके का इंतजार करने लगे। लेकिन इस बार अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। द्वितीय विश्व युद्ध में विजय और शीत युद्ध के प्रारंभ में अमेरिका साम्यवाद के विस्तार को रोकना चाहता था। वॉशिंगटन ने स्पष्ट किया कि ताइवान सिर्फ एक विवादित द्वीप नहीं है। कांग्रेस ने कानून पास किया जिसमें ताइवान पर हमले की स्थिति में अमेरिका की सैन्य मदद का वादा था। माओ को दी गई चेतावनी कड़ी थी, अगर तुमने कोशिश की तो हम चीन पर परमाणु हमला कर देंगे। इस धमकी ने सब कुछ थाम दिया। माओ पीछे हट गए, लेकिन चीन को एहसास हुआ कि महाशक्ति बनने के लिए उन्हें अपने खुद के परमाणु हथियारों की आवश्यकता है। पुराना आपसी सुनिश्चित विनाश, कोई नहीं जीतता पर सभी शुरू करने से डरते हैं। परमाणु युद्ध के खतरे के बावजूद चीन का ताइवान पर कब्जा करने का सपना अधूरा रहा। माओ की कोशिशें नाकाम रहीं। शी जिनपिंग का जुनून है कि वे वही पूरा करें जो माओ नहीं कर पाए। लंबे समय से खोए हुए ताइवान को फिर से बीजिंग की पकड़ में लाना और अपना नाम हमेशा के लिए चीनी इतिहास में दर्ज कराना शी जिनपिंग का मकसद है। अब चीन पहले जैसा कमजोर और टूटा फूटा देश नहीं रह गया है। यही एकमात्र अंतर है। अब उनके पास परमाणु हथियार हैं। अब उनके पास धरती की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है, और वे वापस आए हैं पहले से अधिक शक्तिशाली, मुखर और दृढ़ संकल्प के साथ उस द्वीप को पुनः प्राप्त करने हेतु, जिसे उन्होंने कभी अपना मानना नहीं छोड़ा। चीन ने बल की धमकी, आर्थिक दबाव, व्यापार तनाव, ऑनलाइन गलत सूचना और साइबर हमलों सहित सब कुछ किया है। मेरा मतलब है, आप कोई भी गंदी चाल का नाम लें और संभावना है कि उन्होंने वह ताइवान पर पहले ही आजमा ली है। बीजिंग को उम्मीद थी कि इन सब से ताइवान अंदर से टूट जाएगा। जिंदगी इतनी कठिन और भयानक हो जाएगी कि लोग आजादी त्याग देंगे या कम से कम सरकार पर विश्वास खोना शुरू कर देंगे। परंतु इसका विपरीत परिणाम निकला। सर्वेक्षण दर्शाते हैं कि अधिकांश ताइवानी अब भी यथास्थिति का समर्थन करते हैं, और जब भी बीजिंग विनाश की धमकी देता है, अविश्वास और गहरा होता है। चीन के पास विकल्प कम हो रहे हैं। बचा एकमात्र विकल्प है जिसे कोई नहीं चाहता, जबरन कब्जा। चीनी सेना अक्सर 3 चरणों के हमले का जिक्र करती है, जिसमें मिसाइल हमलों की बौछार कर ताइवान की रक्षा को मिनटों में ध्वस्त करने की योजना होती है, जिसे वे संयुक्त अग्नि शक्ति हमला अभियान कहते हैं।
सैकड़ों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से शुरुआती चेतावनी, रडार, एयरबेस और एंटीशिप मिसाइलें निष्क्रिय हो जाएंगी। बमवर्षक विमान और ड्रोन कमांड सेंटर, पावर ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट करेंगे। चीन का लक्ष्य ताइवान से मदद मांगने से पहले ही आसमान और समुद्र पर कब्जा करना होगा। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जेट आसमान में भर जाएंगे, ताइवान के लड़ाकू विमानों का हवा में पीछा करेंगे या उन्हें जमीन पर ही बमबारी करके नष्ट कर देंगे। मिसाइल, युद्धपोत और पनडुब्बियां समुद्र में भर जाएंगी। जरूरत पड़ने पर बारूदी सुरंगें भी बिछा देंगी। जैसे ही आसमान और समुद्र को पूरी तरह घेर लिया जाएगा, द्वीप अलग थलग, अकेला और हमले के खतरे से घिरा हो जाएगा। इसी समय चीन एक नाकाबंदी शुरू करेगा। PLAN युद्धपोत और कोस्ट गार्ड के जहाज ताइवान के प्रमुख बंदरगाहों काओहसियोंग, ताइचुंग और कीलुंग को सील करने के लिए आगे बढ़ेंगे और जलड़मरु मध्य में लगातार गश्त करेंगे। वे ईंधन, भोजन या हथियार ले जाने वाले जहाजों पर चढ़ेंगे या उन्हें वापस भेज देंगे। ताइवान को घेरने के लिए शिपिंग मार्गों में बारूदी सुरंगें बिछाई जा सकती हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वीपों के पूर्व और दक्षिण में एक हवाई निषेध क्षेत्र घोषित करेगी, जिससे नागरिक और सैन्य विमानों को अपनी पहचान बतानी होगी। इससे चीन नियंत्रित कर पाएगा कि कौन कहां उड़ सकता है। हमने पहले ही संकेत देखे हैं। चीनी जहाज ताइवान के निकट गुजरने वाले जहाजों से पहचान और माल की जानकारी मांगने लगे हैं। 2023 में चीनी युद्धाभ्यासों में ताइवान के तटों के पास नकली संगरोध क्षेत्र और पनडुब्बी पिकेट लाइनें शामिल थीं। परंतु यदि बमबारी और नाकाबंदी ताइवान को नहीं तोड़ती और चीनी खुफिया इसे जानती है, तो अगला चरण शुरू होगा, उभयचर आक्रमण। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के नेता जानते हैं कि लंबी नाकाबंदी ताइवान और उसके सहयोगियों को तैयारी का समय देगी, इसलिए उनकी नीति है कि पहली लहर से पक्षाघात होने पर तुरंत तेज हमला किया जाए। चीनी विश्लेषकों का मानना है कि लंबी घेराबंदी के बजाय छोटी और तीव्र मुहिम बेहतर होगी, क्योंकि उन्हें डर है कि देरी करने से अमेरिका के हस्तक्षेप का खतरा बढ़ेगा। एक विचार है कि जब ताइवान की वायु सुरक्षा कमजोर पड़ जाए और अमेरिकी जहाजों को दूर रखा जाए, तब चीन अपनी नौसेना और सेना को ताइवान जलड़मरु मध्य पार भेज देगा। सैकड़ों लैंडिंग जहाज, हमला नौकाएं और उभयचर पोत यानी सैकड़ों की संख्या में एक आक्रमण बेड़ा एक साथ रवाना होंगे और ताइवान के पश्चिमी तट पर कई स्थानों को निशाना बनाएंगे, जैसे ताइचुंग या मियाओली जैसे इलाके। पहले दिन ही समुद्र तटों पर कब्जा कर लिया जाएगा। सुरक्षित होने पर हजारों अतिरिक्त सैनिक वहां पहुंचेंगे। चीनी योजनाओं में पहली लहर में 15,000 से 20,000 सैनिकों की बात की गई है और अगले दिन और भी सैनिक शामिल होंगे। इसी दौरान पीपल्स लिबरेशन आर्मी के रॉकेट्स ताइवान की किसी भी जवाबी कार्रवाई पर लगातार हमला करते रहेंगे। उस आक्रमण का समुद्र तटों पर सामना करना ताइवान की सबसे कठिन लड़ाई होगी। मिसाइल हमलों के बाद ताइवान की रक्षा पहले ही बिखर चुकी होगी, लेकिन ताइवान भी इस खेल को जानता है। दरअसल उन्होंने एक कयामत की योजना बनाई है, जिसका मकसद है कि चीन को पूरी तरह थका देना, इससे पहले कि पहला झंडा ताइपेई पर लहराए। ताइवान के जनरल्स की योजना है कि वे नावों पर घात लगाकर हमला कर उतरते ही साजो सामान को नष्ट कर दें। वियतनाम या पैसिफिक द्वीप युद्धों से सीधी ली गई एक रक्षा योजना में, जिसे कभी कभी पोर्क्यूपाइन रणनीति भी कहा जाता है, ताइवान के सैनिक गांवों, पहाड़ियों, सुरंगों और बंकरों में छिप जाएंगे और हर एक मील जमीन को चीनी मरीन के लिए जानलेवा संघर्ष में बदल देंगे। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में वे इसे जानते हैं। चीनी सिद्धांत चेतावनी देता है कि सफल लैंडिंग के बाद ताइपेई के गिरने से पहले हफ्तों तक खूनी सड़क युद्ध हो सकता है। एक डरावना सपना जो डी-डे जैसा दिखेगा, लेकिन ज्यादा खूनी होगा। कुछ चीनी रणनीतिकार कहते हैं कि यदि संभव हो तो वे उस डरावने लैंडिंग से बचना पसंद करेंगे। रैंड वॉर गेम्स में योजनाकार ऐसे परिदृश्यों पर विचार करते हैं जिनमें चीन पहले ताइवान पर बमबारी व नाकाबंदी कर सकता है, फिर इंतजार कर सकता है कि ताइवान टूट जाए या अमेरिका पीछे हट जाए। एक परिदृश्य में तेल की आपूर्ति काटने पर ध्यान दिया गया, जिससे लड़ाई एक लंबी और थकाऊ जंग में बदल सकती है, बिना बड़े लक्ष्यों पर हमला किए। असलियत में अगर चीन ने आक्रमण या नाकाबंदी करने की कोशिश की तो संयुक्त राज्य अमेरिका और जापानी सेनाएं उस क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ेंगी। चीन का मानना है कि समय सबको थका देता है। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबी लड़ाई में नौसेनाएं और वायु सेनाएं जल्दी पुरानी हो जाती हैं। चीन का मानना है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में इस लंबे संघर्ष को बेहतर ढंग से झेल सकता है और बिना किसी हिंसा के अमेरिकी विकल्पों को कमजोर कर सकता है। हमने पहले ही देखा है कि चीन ने इस तरह की रणनीति को आजमाकर देखा है। 2023 और 2024 में बीजिंग ने अपने पर्यटकों को ताइवान जाने से रोक दिया। इसने व्यापारिक संबंधों को बाधित करने के लिए नकली खाद्य सुरक्षा चेतावनियां और झूठे कोविड नियम इस्तेमाल किए। इसने ताइवान के सहयोगी देशों को अलग थलग कर दिया।
देशों पर दबाव डालकर उनसे संबंध तोड़ने और बीजिंग के आगे झुकने के लिए मजबूर किया। चीनी और उत्तर कोरियाई हैकर लगातार ताइवान की सरकार, सेना, बैंकों और पावर ग्रिड्स पर साइबर हमले करते हैं। ताइवान के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें प्रतिमाह लाखों साइबर हमलों का सामना करना पड़ता है। सच कहें तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने शायद पहले ही ताइवान की प्रणालियों में घुसपैठ कर ली है। उन्होंने मेलवेयर और बैकडोर छिपा कर रखे हैं और चुपचाप बिना पकड़े इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद तुरंत सब कुछ बर्बाद करना नहीं है, सही मौके की प्रतीक्षा करनी है। अमेरिका ने इसे 2020 में कठिनता से सीखा। सोलर विंड्स हमलों में हैकरों ने अमेरिकी सरकारी नेटवर्क में घुसपैठ की, पर तुरंत कोई बड़ा हमला नहीं किया। वे महीनों तक वहीं बैठे रहे, गुप्त सूचनाएं इकट्ठा करते हुए सही समय का इंतजार करते रहे। यूक्रेन में भी ऐसा ही हुआ। रूसी हैकरों ने यूक्रेन के पावर ग्रिड्स पर ब्लैकआउट हमलों से पहले ही मेलवेयर डाल दिया था और इंतजार करते रहे, और जब सही मौका आया तो उन्होंने बस स्विच दबा दिया। ऐसे ही शुरुआत होती है, चुपचाप, अदृश्य तरीके से, इससे पहले कि पहली गोली चले या पहला मिसाइल जमीन से छोड़ा जाए। ताइवान जानता है कि यह असमान लड़ाई होगी और वे केवल प्रतिक्रिया करके इंतजार नहीं कर सकते। असल सवाल यह है कि ताइवान वाकई में इसे रोकने के लिए क्या कर रहा है। 2016 से ताइवान सरकार ने ओवरऑल डिफेंस कॉन्सेप्ट या पोर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी नामक एक नई रणनीति अपनाई है। चीन की विशाल सेना, नौसेना और वायुसेना की बराबरी करने में समय बर्बाद करने के बजाय, जो कि आत्महत्या जैसा होगा, ताइपे ने अपने संसाधन छोटे, मोबाइल और छिपे हुए हथियारों में लगाए हैं। ऐसी चीजें जो पहले हमले की लहर से बच सकें और फिर भी जोरदार जवाब दे सकें। ताइवान ने जमीन से लॉन्च होने वाली एंटी शिप मिसाइलों सुंगफुंग 2 और हाइपरसोनिक ह्युंगसुंग 3 जैसी लंबी दूरी की जहाज नष्ट करने वाली मिसाइलों का बड़ा भंडार जमा किया है। इन्हें खुले में रखने के बजाय उन्होंने इन्हें पहाड़ों की सुरंगों में छुपा दिया है और मोबाइल लॉन्च ट्रकों पर लगाया है। ये मिसाइलें अचानक बाहर आ सकती हैं, फायर कर सकती हैं और चीन को पता चलने से पहले ही गायब हो सकती हैं कि उन्हें क्या लगा। ताइवान का सीधा विचार है कि अगर चीन सैनिकों को उतारने की कोशिश करता है तो वे उनका सामना समुद्र तटों पर नहीं बल्कि समुद्र में ही कर देंगे, और वे यही नहीं रुकेंगे। ताइवान पहले से ही अपनी सर्वश्रेष्ठ मिसाइलों के लंबी रेंज संस्करणों का व्यापक स्तर पर निर्माण कर रहा है। यदि स्थिति अत्यधिक खराब हो जाती है तो वे दक्षिण चीन सागर में प्रवेश कर सकते हैं और चीनी बेड़ों को नष्ट करना शुरू कर सकते हैं, इससे पहले कि वे निकट आए। ताइवान के लड़ाकू विमान भूमिगत शेल्टरों और नागरिक हवाई अड्डों पर छिपाए रखे जाएंगे ताकि वे शुरुआती मिसाइल हमले से बच सकें। द्वीप ने नागरिक राजमार्गों और सामान्य सड़कों को अस्थायी रनवे के रूप में परीक्षण किया है ताकि बेस नष्ट होने पर भी लड़ाकू विमान उड़ाए जा सके। हवाई सुरक्षा का नियमित अभ्यास किया जाता है। पिछले गर्मी के हांगकांग अभ्यास में ताइवान ने प्रमुख लक्ष्यों के आसपास मोबाइल पैट्रियट और तियानाकुंग सरफेस टू एयर मिसाइल यूनिट्स तैनात की, इंटरसेप्टर रॉकेट दागे और हवाई अड्डों व बंदरगाहों पर कृत्रिम मिसाइलें रोकने का अभ्यास किया। इसका उद्देश्य एक वितरित रक्षा तंत्र विकसित करना है। विमानों को एक बेस पर केंद्रित करने के बजाय मोबाइल लॉन्चर, रडार और वाहनों को विभिन्न स्थानों पर फैलाया जाता है। चीन के जोरदार हमले के बावजूद जवाब देने के लिए कुछ बचा रहता है। ताइवान हर स्थानीय फायदे का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। गुरिल्ला युद्ध तकनीक और मिलिशिया इस योजना के प्रमुख घटक हैं। ताइवानी लोग हर हाल में तैयार रहेंगे। पुलिस, फायर फाइटर, किसान और मजदूर आक्रमण शुरू होते ही सभी अपनी भूमिकाएं निभाएंगे। ताइवान की विनाश योजना तुरंत लागू होगी। कुछ घंटों में यह द्वीप पृथ्वी के सर्वाधिक सशस्त्र किलों में से एक बन जाएगा। हर सड़क, गली और कस्बा लड़ाई के लिए तैयार होगा। ताइपेई सरकार ने पहले ही वानआन नामक बड़े पैमाने पर नागरिक रक्षा अभ्यास आयोजित किए हैं, जिनमें लोग शरण स्थलों की ओर जाना, ब्लैकआउट और आग का अनुकरण और सड़क पर अवरोध लगाकर दुश्मन की बढ़त धीमी करना अभ्यास करते हैं। रिजर्व बल और मिलिशिया का प्रशिक्षण पुनः आरंभ हो रहा है। पिछले साल के अभ्यासों में पहली बार महिला रिजर्व सैनिकों को भी बुलाया गया था ताकि वे फील्ड कार्य सीख सकें। मुख्य विचार है कि मदद आने तक डटे रहना। ताइवान का अनुमान है कि उसे अधिकतम कुछ हफ्तों की चेतावनी मिल सकती है और फिर युद्धकालीन स्थिति में आकर वह 15 लाख रिजर्व सैनिकों को द्वितीय पंक्ति में तैनात करेगा। ताइवानी कमांडरों ने कहा है कि समाज को घेराबंदी की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और नाकेबंदी की आशंका में ईंधन, दवाइयां और भोजन का भंडारण करना चाहिए। ताइवान सैन्य दृष्टि से अब पुरानी शीत युद्ध की सोच से दूर जा रहा है। वे अभी भी पुराने टैंक और विध्वंसक रखते हैं, लेकिन ताइवान के अपने विश्लेषक भी चेतावनी देते हैं कि बड़े और भारी सिस्टम असुरक्षित हैं। आलोचकों के मुताबिक
ताइवान ने पारंपरिक हथियारों, भारी जहाजों और पुराने जेट विमानों में अत्यधिक निवेश कर स्मार्ट व असमान क्षमताओं की उपेक्षा की है। चीन के साथ वास्तविक युद्ध में खर्च हुआ हर डॉलर जानों के नुकसान का कारण बन सकता है। इसके जवाब में ताइवान की नई रक्षा योजनाएं छोटे, तेजी से चलने वाले लक्ष्यों जैसे मिसाइलें, नावें, रॉकेट, तोपखाना, ड्रोन और समुद्री बारूदी सुरंगों पर काफी ध्यान केंद्रित करती हैं। ताइवान नौसेना विध्वंसक जहाजों की जगह मिसाइल कोरवेट्स जोड़ रही है और सेना ट्रक स्थापित रॉकेट लॉन्चर्स पर ध्यान दे रही है। एक प्रस्ताव यह है कि तटीय रक्षा के लिए अंदरूनी क्षेत्रों में मोबाइल मिसाइल साइलो बनाए जाए। हवाई क्षेत्र के लिए ध्यान मात्रा और बिखराव पर है। रडार चेतावनी विमान निम्न प्रोफाइल में रहते हैं, जबकि भूमि से हवा में मार करने वाली कई मोबाइल मिसाइल बैटरी द्वीप पर निरंतर घूमती रहती हैं। ताइवान जानता है कि वह चीनी रॉकेटों को सिर्फ इंटरसेप्टरों से नहीं रोक सकता, इसलिए वह चीनी वायु प्रभुत्व को बिगाड़ने और महंगा बनाने के लिए पूरे द्वीप में सस्ते मोबाइल सैम्स फैला रहा है। संक्षेप में, ताइवान अपने आप को एक चलता फिरता निशाना बना रहा है। ढूंढना और मारना दोनों मुश्किल हैं। चाहे योजना कितनी भी अच्छी हो, सभी एक बात जानते हैं, ताइवान अकेले यह लड़ाई नहीं जीत सकता। उसकी योजना का मुख्य बिंदु किसी भी युद्ध में बाहरी सहायता पर निर्भर करना है। ताइवान सरकार और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और जापान उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ताइवान संबंध अधिनियम अमेरिका को ताइवान को हथियार देने को बाध्य करता है और दशकों से पेंटागन ने ताइवान को पैट्रियट मिसाइलों और F-16 जेट अपग्रेड से लेकर पनडुब्बियों और अटैक ड्रोन तक सब कुछ भेजा है। फिर भी विश्लेषकों का कहना है कि ज्यादातर वॉर गेम्स में ताइवान खुद ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। अगर चीन के मिसाइल हमलों की पहली लहर बीजिंग के पक्ष में जाती है, तो ताइवान को छिपी हुई सेना और बची हुई मोबाइल फोर्सेस से ही अपनी रक्षा करनी होगी। इसीलिए अमेरिका को जल्द से जल्द मदद भेजनी चाहिए। क्रूज मिसाइलें, बॉम्बर्स, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स, इसके बिना ताइवान के पास हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। जापान जैसे सहयोगी भी आगे आ रहे हैं। लंबे समय तक शांतिवादी रहने के बाद अब जापान 2027 तक अपने सैन्य खर्च को दोगुना करने की योजना बना रहा है। वे यूनाइटेड स्टेट्स टॉमहॉक जैसी स्ट्राइक मिसाइलें खरीद रहे हैं ताकि अगर युद्ध छिड़ जाए तो वे चीनी लॉन्च साइट्स पर हमला कर सकें। पिछले साल अमेरिका और जापान ने मिलकर योजना बनाई थी कि अमेरिकी रॉकेट लॉन्चर, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और अन्य हथियारों को जापान के दक्षिणी द्वीपों पर रखा जाएगा ताकि वे ताइवान के पास चीनी सेनाओं पर हमले के लिए तैयार रहें। युद्ध अभ्यास दर युद्ध अभ्यास में यूएस, जापान, ताइवान गठबंधन अधिकांश परिदृश्यों में चीन के आक्रमण को हराता है, लेकिन यह विजय भारी कीमत पर मिलती है। एक बड़े कनाडा सुरक्षा जानकारी सेवा सिमुलेशन ने दिखाया कि अधिकतर परिदृश्यों में सहयोगी देशों की मदद से ताइवान टिक गया, परंतु इसकी कीमत बहुत भयानक थी। अमेरिका और उसके सहयोगियों को बड़ी संख्या में डूबे जहाजों, गिराए गए विमानों और हजारों हताहतों का नुकसान उठाना पड़ा। ताइवान को भी काफी नुकसान होगा, उसकी अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा। बीजिंग भी यह बात जानता है। यदि चीन ताइवान पर कब्जा करने में विफल रहता है तो भी एक भीषण युद्ध चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता को डिगा सकता है। इसलिए हालिया पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के युद्धाभ्यास अधिक सावधान हैं। वह पूर्ण स्तरीय आक्रमण को अंतिम विकल्प मानते हैं और इसके बजाय सीमित हमलों, नाकाबंदी और शक्ति प्रदर्शन पर ध्यान देते हैं। लेकिन अगर हालात बेकाबू हो जाते हैं तो ताइवान युद्ध को इतना क्रूर और भयानक बना देगा कि कोई विजेता नहीं होगा। YouTube ने अभी एक चौंकाने वाली घोषणा की है। यह क्रिएटर्स को रोजाना 64 मिलियन का भुगतान कर रहा है। क्यों? YouTube में पर्याप्त क्रिएटर्स की कमी है। इसीलिए आप अपने होम पेज पर कम व्यूज वाले वीडियो जैसे ये देखते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि सभी को YouTube चैनल शुरू करना चाहिए, परंतु यदि आपने कभी ऐसा करने या फेसलेस चैनल शुरू करने के बारे में सोचा है तो अभी उपयुक्त समय है।